हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उसका संदीप गर्ग जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका फुल चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि इस एक ही वीडियो में हम जो अपना पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे वन शॉट रिवीजन है ये संदीप गर्ग जो रेफरेंस बुक है इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमारा जो डिटेल्ड डिस्कशन है एनसीईआरटी पर बेस्ड जो डिटेल्ड डिस्कशन है, जो एक एक टॉपिक को पढ़ना था डिटेल में, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई होप सो कि वो आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। बिकॉज अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो ये तो जो वीडियो ये तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो हो सकता है कि आपको जो है कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए कि मैम आपने जो है डिटेल में नहीं पढ़ाया है। तो इसलिए आपको करना क्या है, पहले जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अपने वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में रिवीजन करना है। तो इस वीडियो की आपको क्या करना है, हेल्प लेना है, ठीक है। तो आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, उसका हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे। एक ही वीडियो में जो पूरा चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है हम एक ओवरव्यू देख लें। ओवरव्यू में कुछ नहीं, बस हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास में होंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब कि हम जो है इकोनॉमिक्स का मतलब समझेंगे इन चारों डेफिनेशंस के थ्रू, ठीक है। दैट इज वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। ओके, इन डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक जो छोटी सी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग हो एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो जो है रिवॉल्व करती हैं, और उन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से ही जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होती है। अब वो 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो 3 प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स आपकी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड इसके साथ में एक और क्या है, रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया कि रिसोर्स स्केयर है, स्केयर है मतलब कि क्या हो गई, जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास में कम है। उसके बाद में आपके जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है। मतलब कि जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो लिमिटेड हो गए, लेकिन हमारे वांट्स हो गए अनलिमिटेड। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन अनलिमिटेड वांट्स को इन स्केयर रिसोर्सेज से कैसे जो है फुलफिल किया जाए। बिकॉज वांट्स अनलिमिटेड है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सारे वांट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करने हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, विद दीज स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। मतलब कि रिसोर्स स्केयर तो है ही, लिमिटेड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो कौन से यूज में उस रिसोर्स को हमें यूज करना है, ये चीज भी एक क्या होती है, क्वेश्चन वाली होती है कि कैसे हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेंगे ताकि ये जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ये सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। ये कुछ होती है हमारी मेन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। और मेनली जो इकोनॉमिक्स है वो यही पढ़ता है कि कैसे हम जो है इन स्केयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि जो हमारे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ये सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो आई होप सो कि एक ये जो छोटी सी चीज है और ये जो तीनों टर्म्स है ये आप लोगों को क्लियर है। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपके पास में ये तीनों टर्म्स आप लोगों को पता भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए और अच्छे से समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम अपनी जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी वेल्थ डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स इन डेफिनेशन को आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस किसने दी है, ठीक है। ये इनके जो कौन से
इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है और क्या उसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। सो वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उन्हीं की है, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब कि वेल्थ को स्टडी करने वाला जो एक सब्जेक्ट हम बोलते हैं वो क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया। अब वेल्थ का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, तो वेल्थ मींस मनी, हम लोग वेल्थ को मनी ही मानते हैं। हम जब भी वेल्थ की बात करते हैं तो हाँ मनी है, ही इज अ वेरी वेल्दी पर्सन, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब वेल्दी पर्सन से क्या रिलेट कर रहे हैं कि वो जो है काफी रिच है, ठीक है, वेल्थ है उसके पास में, तो ये वेल्थ हम यूजुअली मनी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जो वेल्थ है वो मनी नहीं है, इसमें वेल्थ क्या है, तो इसमें वेल्थ है रिफर्स टू दोज गुड्स विच सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जो हमारा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ है, इस डेफिनेशन में जो वेल्थ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये वो गुड्स हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो किस में आते हैं, वो कहलाते हैं वेल्थ। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लो, मुझे जो है भूख लगी थी, मैंने एक बर्गर खाया, ठीक है, मेरा वांट सेटिस्फाई हुआ, तो वो बर्गर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो बर्गर हुआ जो आपकी क्या हो गई, वेल्थ, ठीक है, दैट इज वो बर्गर वो गुड है जिसने कि मेरा वांट क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो वो सारे गुड्स जो कि ह्यूमन के किसी भी वांट को सेटिस्फाई करते हैं वो होता है वेल्थ। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि जो सारे गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि वो सारे वेज जिससे एक ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सकता है वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स सीधा सीधा क्या स्टडी कर रहा है, इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहा है कि ह्यूमन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है और कौन से ह्यूमन वांट्स जो है जो कि सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है। Adam Smith was of the view that economics is concerned with the problem arising from wealth getting and wealth using activities of the people, ठीक है। जो एडम स्मिथ है वो किस व्यू के थे, मतलब कि उन्होंने क्या व्यू दिया था, उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है वो किससे कंसर्न्ड है, उन प्रॉब्लम से जो कि वेल्थ गेटिंग और वेल्थ अराइजिंग के कारण अराइज होती है। वेल्थ गेटिंग मतलब कि कहां से आप ऐसे गुड्स को कंज्यूम करोगे जो कि आपके वांट को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कहां से आप उसे कंज्यूम करने वाले हो, कहां से आपको वो मिलने वाले। अब सीधा सीधा देखो यहां पर बात क्या है स्टूडेंट्स, वेल्थ गेटिंग मतलब कि ऐसे गुड्स हो ना जो कि किसी वांट को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ये गुड्स का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन जब होगा तो ये सोचना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा कि जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि वेल्थ गेटिंग हमें वही बोल रहा है कि कैसे आप किसी भी वांट को सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है, आप कहां से आपकी वेल्थ लेकर आओगे। या फिर अगर स्टूडेंट्स में इसे एक सिंपल टर्म्स में ऐसे भी बोलूं कि ये वेल्थ जो है किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, ठीक है, आपका जो मनी है अगर उससे रिलेटेड है, अगर मैं ये भी बोलूं तो भी वो गलत नहीं होगा। कैसे, वेल्थ गेटिंग, देखो मुझे अगर किसी भी गुड को खरीदना है तो मेरे लिए क्या जरूरी है कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो मनी, बिकॉज मनी के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है ना। तो अगर मुझे किसी भी गुड को कंज्यूम करना है, अगर मुझे किसी भी गुड को खरीदना है तो मेरे पास में मनी होना जरूरी है। अब मनी कहां से मिलेगा, मैं कहां से अर्न करने वाली हूं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, एक प्रॉब्लम है कि मैं कौन से पर्टिकुलर वर्क में काम करूंगी तब जाकर मैं मनी अर्न कर पाऊंगी, उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। तो मुझे कहां से वेल्थ मिलेगी, फ्रॉम वेयर विल आई गेट दी वेल्थ, ठीक है, तो दिस इज वेल्थ गेटिंग कि ये एक प्रॉब्लम हुई। साथ में वेल्थ यूजिंग, अब ये जो मनी है इसको आप कैसे यूज करने वाले हो ताकि आपके जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। किस गुड को आप कंज्यूम करोगे, किस गुड को आप कंज्यूम नहीं करोगे, किसका जो है आप कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो, किसका आप कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ इसमें आएगा कि आप वेल्थ को कैसे यूज करोगे, ठीक है। सो वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग, आई होप सो क्लियर है। इसे अगर हम गुड्स के टर्म्स में ले तो उसमें भी समझ सकते हैं, मनी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं, लेकिन मनी के टर्म से आप ज्यादा
ज्यादा अच्छे से समझोगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमें अपना कोई भी वांट सेटिस्फाई करना है तो हमारे पास में मनी का होना क्या है, जरूरत है, ठीक है, जरूरी है, कंपलसरी है। बिकॉज अगर आपके कोई भी वांट्स है तो बिना मनी के सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स ये जो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बाकी ऐसे सब लोग नहीं कर रहे हैं कि हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे कुछ, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी की जरूरत होती है। ओके तो अल्टीमेटली ये जो मनी है वो आप कहां से आपको मिलने वाला है और आप उसे कैसे यूज करने वाले हो, ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कंसर्न्ड इकोनॉमिक्स, ऐसा बोला था किसने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है वेल्थ डेफिनेशन, जिसमें कि सीधा सीधा जो आपका डेफिनेशन है वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग प्रॉब्लम से कंसर्न्ड है ये। ओके सो आई होप सो कि वेल्थ डेफिनेशन जो है ये क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं वेलफेयर डेफिनेशन पे। अब वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, सो दिस वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने जो है ये वेलफेयर डेफिनेशन दी है। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है हम वो देखें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट, ठीक है, यूजेस इट। अब जो एल्फ्रेड मार्शल थे स्टूडेंट्स, वो इस व्यू के थे कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी वो सिर्फ वेल्थ पर थी, मतलब कि सिर्फ वो ये थी कि गुड्स सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वो, ठीक है। अल्टीमेटली वहां पर जो वो इनकम अर्निंग वाला टर्म था वो एज सच आया नहीं था। तो वेलफेयर जो डेफिनेशन है उसमें एल्फ्रेड मार्शल यही टर्म लेकर आए। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है एक स्टडी ऑफ मेन इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, एक जो नॉर्मल लिविंग है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक कॉमन मैन जैसे जी रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टडी करता है एक मैन को उसकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम। जो इकोनॉमिक्स है वो इंक्वायर करता है कि एक जो मैन है, एक जो पर्सन है, वो उसकी इनकम कहाँ से जनरेट करता है, वो उसको जो है इनकम कहाँ से मिलती है, एंड हाउ ही यूजेस इट, और वो इस इनकम को कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, किस वे में यूज कर रहा है। ये जो है एल्फ्रेड मार्शल ने दी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर which is the part of human welfare. According to एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने क्या बोला था कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एंड यूज है किसका, इकोनॉमिक्स का, वो क्या है, प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। मटेरियल वेलफेयर होता क्या है स्टूडेंट्स, तो मटेरियल वेलफेयर द स्टेट ऑफ हैविंग इनफ हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड एक्सेट्रा टू लिव कंफर्टेबली। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो मटेरियल वेलफेयर है ये वही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और एक एंड है इकोनॉमिक्स का। मतलब कि जो एंड है इकोनॉमिक्स का वो क्या है, प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना है, प्रमोट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ऐसा बोलते हैं एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। दैट इज प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब कि हमारी जो नेसेसिटीज हैं उन सब में क्या करना है, बेटर और ज्यादा बेटर बनाओ, ठीक है। हम पहले जो एक छोटे से घर में रहते थे, अब हम लोग ज्यादा अर्न करने लगे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे बड़े घर में रह रहे हैं, वेल फर्निश्ड घर में रह रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स क्या है कि मटेरियल वेलफेयर का प्रमोशन करना। जब मटेरियल वेलफेयर का प्रमोशन करोगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन वेलफेयर भी होगा। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन कहां से आई, मटेरियल वेलफेयर, ह्यूमन का वेलफेयर, ठीक है। ये इसलिए जो है इस डेफिनेशन का नाम क्या रखा गया, वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि स्पेशली किस चीज पर फोकस कर रही है, ह्यूमन के वेलफेयर पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को कि वेलफेयर डेफिनेशन क्यों लिखा गया इसका नाम, बिकॉज इसमें जो है हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की, उसे प्रमोट करने की बात करते हैं एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, मतलब कि जो एल्फ्रेड मार्शल थे वो वेल्थ से वेलफेयर पर आए इस रीजन की वजह से कि सिर्फ और सिर्फ वेल्थ गेटिंग और वेल्थ यूजिंग से काम नहीं चलेगा, वेलफेयर भी बढ़ाना पड़ेगा लोगों का। मतलब कि इस डेफिनेशन में
आपने ये देखा ना कि इनकम कहाँ से मिली, उसे कैसे यूज किया, इसका प्रमोशन, इसका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कहाँ से इनकम मिल रही है वो भी हम ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वेल्थ भी आ गई और उस वेल्थ को ऐसे भी यूज करवाना है ताकि वेलफेयर भी हो सके। तो वेल्थ और वेलफेयर दोनों मिक्स हो गए और इसलिए जो है इसका नाम जो है वो भी वेलफेयर डेफिनेशन रखा गया और इसे एक एड ऑन रखा कि हाँ ये वेल्थ से थोड़ी और ज्यादा अच्छी है। क्यों? बिकॉज इसमें वेलफेयर भी है और वेल्थ भी है। ठीक है, हर एक डेफिनेशन या हर एक जो न्यू चीज आती है वो ऐसे ही तो होता है। पहले एक किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इकोनॉमिक्स ये है, फिर नेक्स्ट ने बोला कि नहीं ये है, तो वो एक अपग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है, वैसे ही वेल्थ का अपग्रेडेशन क्या हो गया, वेलफेयर हो गया, जिसमें कि ये दोनों चीजें आई है आपकी। ओके, सो आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आती है स्केर्सिटी डेफिनेशन। अब देखो टर्म में ही आ गया स्केर्सिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, स्केयर है। ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है। एंड जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। राइट, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन आपको क्या बोलती है, स्केर्सिटी डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलती है। जैसे कि उसका नाम समझ में आ ही गया है कि ये समथिंग जो है स्केर्सिटी से रिलेटेड होगी, तो उसकी पढ़ भी लेते हैं कि होता क्या है स्केर्सिटी डेफिनेशन में। ठीक है, ये दी किसने थी, सो दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायलन रॉबिन्स, जिनकी आप पिक्चर देख सकते हो इन हिज बुक An essay on the nature and significance of economic science published in 1982। याद रखिएगा कि स्केर्सिटी डेफिनेशन दी है लायलन रॉबिन्स ने और ये बुक का नेम। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, ये जो बुक वगैरह के नेम है, ये याद रखो बिकॉज ये आपसे जो है एमसीक्यूज बेस्ड या 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये पूछी जा सकती है। ओके, सो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है वो देखें हम। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप between ends and square means which have alternative uses। ठीक है, क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। कैसे? ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है इस वे में कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, मतलब कि ये एंड्स जो है These are a human wants, ह्यूमन के wants और जो स्केयर रिसोर्सेज है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये स्टडी करता है क्या, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर वो तीनों ही हमारे टर्म्स आ गए। एंड्स मीन्स क्या हो गए, जो ह्यूमन के wants है। ठीक है, स्केयर मीन्स क्या हो गया, आपके स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। इसे जो है मतलब कि इस डेफिनेशन में हमने 3 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो यही थी। स्केर्सिटी डेफिनेशन इज based on the following fundamental characteristics of human existence which gives rise to the economic problem। ठीक है, ये जो scarcity definition है किस पर based है स्टूडेंट्स, ये based है इन कुछ fundamental characteristics पर जो कि economic problem को rise करती है। क्या क्या है, unlimited wants, scarcity of resources and alternative uses। अगर wants unlimited नहीं होते, अगर wants limited होते, मान लो अगर wants जो है ह्यूमन के वो limited होते, पता होता है कि ह्यूमन जो है बस ये चीजें जो है वांट करता है, ये चीजें जो है डिमांड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको यूज करके क्या कर लिया जाता, वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है हमारे पास में वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ये जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते। लेकिन अब चूज तो करना पड़ेगा ना कि इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज में को कैसे यूज किया जाए ताकि जो ह्यूमन है उसके मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके, और साथ ही साथ में ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लो, एक लैंड ले लिया हमने। लैंड क्या है, लैंड है एक लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है,
और उस लैंड की जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब उस लैंड के अल्टरनेटिव यूजेस है स्टूडेंट्स, क्या अल्टरनेटिव यूजेस है, उस लैंड पर एक फैक्ट्री बन सकती है, एक स्कूल बन सकती है, एक कॉलेज बन सकती है, एक बिल्डिंग बन सकती है रहने के लिए, एक जो हम फॉरेस्ट बना सकते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, या उस लैंड पर और भी दूसरी चीजें हो सकती है, पार्क बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो कि उस पर बनाई जा सकती है। अब बात यह है कि लैंड, जो पीस ऑफ लैंड है वो तो आपके पास में लिमिटेड है, जिसके क्या है अल्टरनेटिव यूजेस भी है, और उसके लिए जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसे है, अनलिमिटेड है। एक ह्यूमन को पार्क भी चाहिए, एक ह्यूमन को जो है कोई डेस्टिनेशन मतलब कोई घूमने की प्लेस भी चाहिए, एक ह्यूमन को जो है स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, एक ऑफिस भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, घर भी चाहिए। तो अब क्या किया जाए उस लैंड से, ठीक है, कैसे उसे यूज किया जाए, ये जो पूरा डिसीजन है ये जो लिया जाता है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और लायलन रॉबिन्स ने जो ये स्केर्सिटी डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स यही है कि ये स्टडी करना कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है इसे स्टडी करना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आई होप सो कि स्केर्सिटी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब देखो स्केर्सिटी डेफिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर वेल्थ वेलफेयर इनकी बातें कम हुई है। स्केर्सिटी डेफिनेशन में स्पेशली किस चीज की बात हुई है, ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उन पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। तो मतलब कि ये भी एक और दूसरी डेफिनेशन आई है अपार्ट फ्रॉम वेल्थ एंड वेलफेयर डेफिनेशन। फिर आती है स्टूडेंट्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी थी, सो दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन। ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये तो हम जब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। सो क्या बोला जा रहा है इसकी डेफिनेशन में, मतलब कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of society। ठीक है, जो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है उसमें क्या क्या आया स्टूडेंट्स, उसमें प्रोफेसर सैमुएल्सन ने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, किस चीज की, एक स्टडी है कि एक मैन या फिर एक जो सोसाइटी है वो चूज कर रही है, क्या चूज कर रही है कि ये जो प्रोडक्टिव स्केयर रिसोर्सेज है इन्हें कैसे यूज किया जाए, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए ताकि जो वेरियस कमोडिटीज है वो प्रोड्यूस हो सके, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उसका कंजम्पशन भी हो सके। ठीक है, सो अल्टीमेटली, और ये विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है मनी को भी लेकर आ ही रहे, इतना वो नहीं है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में बेसिकली आपको क्या बताएगा कि पूरा एक प्रोसेस बताई गई कि हाँ स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उन्हें कैसे यूज किया जाए ताकि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मतलब कि यहाँ पर जो ये तीन मेन टर्म्स आ गए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही बेसिक और वाइटल प्रोसेसेस होती है किसकी, हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनकी। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंग कि ये क्या है, ये है कि एक सोसाइटी कैसे चूज कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिसीजन लेना पड़ रहा है ना, और अल्टीमेटली ये डिसाइड ही तो करना पड़ता है हमें कि हमें कैसे यूसेज करना है इन स्केयर रिसोर्सेज का। ठीक है, तो चूज करना विद और विदाउट मनी, याद आराम से रह जाएगी ये डेफिनेशन, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस एक एक टर्म, ये जो पूरी डेफिनेशन है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आपको बहुत ही अच्छे से जो है ये याद रह जाएगी। तो अल्टीमेटली इस डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो जाए, अगर ये जो चूज करना है ये अगर प्रॉपरली वाइजली किया जाए तो एक पर्सन के जो सारे वांट्स है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो वेल्थ जो है गेटिंग और वेल्थ यूजिंग वाली जो है वो चीज भी क्लियर रहेगी। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड रहेगा, अगर एक पर्सन की प्रॉपर इनकम भी होगी और अगर उसका प्रॉपर एक्सपेंडिचर भी होगा, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब कि वेल्थ हो गई, पहले बता दी मैंने वेल्थ, उसके बाद में वेलफेयर भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद में स्केयरसिटी की तो हम यहाँ पर बात कर ही लिए हैं कि जो स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं, उनको कैसे यूज किया जाए ताकि प्रॉपर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मतलब कि अल्टीमेटली जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इसे सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्यों माना गया है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो है एक पूरा होलिस्टिक व्यू दे रहा है और ये सारी डेफिनेशंस को क्या कर रहा है, सम अप कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो हमारी चारों ही डेफिनेशन थी, वेल्थ, वेलफेयर, ग्रोथ ओरिएंटेड और स्केयरसिटी, ये चारों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। अब एक कंक्लूजन देखते हैं, इन चारों को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करके एक साथ में बताते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूजेस टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society. इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि एक पीपल और एक जो सोसाइटी है वो कैसे अपने स्केयर रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रही है, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन हो सके वेरियस कमोडिटीज का, जिससे क्या होंगे, वांट सेटिस्फाई होंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे फॉर कंजम्पशन। मतलब कि अल्टीमेटली जो हमारा ये कंक्लूजन वाली जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इसमें जो हमारी तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी, दैट इज अल्टरनेटिव यूजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो अब चूज ही करना पड़ेगा, यही चीज तो करनी है कि चूज करना पड़ेगा कि कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे एम्प्लॉय किया जाए ताकि वेरियस कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो सके, फिर उन कमोडिटीज का क्या हो सके, कंजम्पशन हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर एक और मतलब होता है और वो ये है कि जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओके, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो उन्होंने काम किया है तो उन्हें उनका मनी वापस देना। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनके काम के लिए उन्हें जो है फैक्टर इनकम प्रोवाइड करना, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर आने वाला है कि कैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजों का ये पढ़ता है क्या, इकोनॉमिक्स। स्केयर रिसोर्सेज, scarce resources having alternative uses and unlimited human wants, इनके बीच का जो पूरा चूज करना है, ये सब कुछ आता है आपका इकोनॉमिक्स। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स का मतलब है ये क्लियर हो गया होगा। फिर आती है कुछ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स, जिनकी हम लोगों ने बात की है अपने पूरे इस जो हमारी डेफिनेशंस थी उनमें, कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन वांट्स की बात की, तो ह्यूमन वांट्स कैसे सेटिस्फाई होंगे, जब हम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज होती है उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक को मेनली हम यही समझेंगे कि समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग ऐसा जिससे कि ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, वो क्या आएंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स जो कि हम अपने लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अंडरटेक करते हैं। ओके, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो कि हम आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ लव जो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, पापा जो है वो आपके लिए क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ लव, उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कुछ और है, वो उनका खुद का कोई बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस से जो है इनकम अर्न करते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, उन्हें जो है आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा उनके कुकिंग करने से, तो वो चीज उन्हें क्या दे रही है, खुशी दे रही है। तो इट मीन्स कि वो अगर इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसे
पे नहीं कर रहे हो, राइट, आप उन्हें पे नहीं करने वाले हो, वो क्या कर रहे हैं, ये विदाउट एनी पेमेंट ये वन साइडेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर वही हम देखें कि वो उनके बिजनेस में कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उन चीजों को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, उससे इनकम अर्न की जा रही है। ठीक है, हम लोगों ने 3 वाइटल प्रोसेसेस पढ़ी है इकोनॉमी की, दैट इज व्हाट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट्स, ये किसके अंदर आती है, ये आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं वो आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, हम जो है कोई भी एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं, हम किसी एनजीओ में जाकर कुछ डोनेट कर रहे हैं, हम उससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा मैडम कि जब हम कंजम्पशन करते हैं, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, तब भी तो हमारी कोई इनकम नहीं होती है, अपार्ट हमें जो है मनी देना ही पड़ता है ना, तो ये क्या, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी क्या मैडम, ये आप पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज समझिए कि जो हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस में आती है, ये आती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो कि इन तीनों चीजों को लीड कर रही है, वो सारी इसमें ही आने वाली है। अगर आप जो हो कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो कंजम्पशन, आपने जो कंजम्पशन किया, आपने मनी दिया, वो किसी और के लिए इनकम हुई, बिल्कुल हुई। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ मनी दिया है, इन रिटर्न कुछ नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ ना। आपने अगर मनी दिया है, अगर आपने किसी चीज का पेमेंट किया है, तो वो पर्टिकुलर आइटम आप खरीद भी तो रहे हो, है ना, ये जो है वन साइडेड नहीं है। हम जाते हैं एनजीओ में कुछ डोनेट करने, ठीक है, एनजीओ में क्या डोनेट करने गए, मनी डोनेट करने गए, तो मैंने जो है एनजीओ में मनी दिए, क्या एनजीओ ने मुझे इन रिटर्न कुछ दिया, नहीं दिया। वो एक भले ही सर्टिफिकेट भले ही दे दे, लेकिन वो जो है उस मनी के वर्थ तो नहीं ना, मतलब कि उस मनी की वैल्यू का तो नहीं है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये वन साइडेड हुआ। ठीक है, पापा ने कुकिंग की, तो उन्होंने कुकिंग की, आप लोगों ने वो खाया, क्या आपने उसके रिटर्न में कुछ दिया उन्हें, नहीं दिया। यही सेम चीज अगर आप किसी होटल में जाते, वहां पर भी आप जो हो खाना ही खाते या कुछ भी खाते, तो आप जो वहां पर भी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन उसके रिटर्न में आप क्या पे करके आते हैं, मनी पे करके आते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज है जिसमें आप क्या देख रहे हो कि दोनों साइडेड है। आप अगर मनी दे भी रहे हो तो आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, या अगर आप कोई भी आइटम दे रहे हो किसी को, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको जो है कोई भी मनी मिल रहा है, कोई भी पेमेंट कर रहा है, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम गोज टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि वन साइडेड है। आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, मैंने अगर आपको एक गिफ्ट दिया, तो क्या आप मुझे पेमेंट करोगे, नहीं करोगे, बिकॉज वो क्या है, वो गिफ्ट है, मैं आपको सेल नहीं कर रही हूं। अगर मैं सेल करती तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता, लेकिन अगर मैं आपको गिफ्ट दे रही हूं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। बहुत ही शॉर्ट में इसे हमें समझना हो तो ये हम बोल सकते हैं अंडरटेकन टू अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, अंडरटेकन टू गेट सैटिस्फैक्शन। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें हम मनी अर्न करते हैं और इसमें जो है सैटिस्फैक्शन गेन करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम पहले पढ़े, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, एक जो लिविंग है वो अर्न करने के लिए, आपकी जो लाइफ है उसमें आपके जो सर्वाइवल है उसके लिए मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज अंडरटेक की गई वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विथ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services which are not available for free। ठीक है, जो फ्री के लिए अवेलेबल नहीं है वो सारी चीजें जो है किस में आती है, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। कंजम्पशन, ओके, अब जो इसकी वाइटल प्रोसेसेस हैं, ये जो हमने यहाँ पर देखा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम ये पढ़ना चाहें तो ये क्या होते हैं। ठीक है, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच डील्स विद यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन वो एक्टिविटीज है जो जिसमें कि एक पर्सन जो है वो गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहा है, ठीक है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को। देखो एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, मतलब कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंशिएट करने के लिए। मुझे स्टूडेंट्स एनजीओ में कोई टॉयज जो है वो क्या करना है, डोनेट करना है। ठीक है,
मुझे टॉयज डोनेट करने हैं ताकि वो आगे जाकर ये टॉयज को किसी जो स्मॉल बच्चे होंगे, जो किड्स होंगे, उन्हें वो दे सके, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे टॉयज डोनेट करना है। अब ये टॉयज जो है वो मैं क्या करने वाली हूँ, वो मैं परचेज करने वाली हूँ फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, ये जो मैंने परचेज किया किसी शॉप से, ठीक है, ये होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। बिकॉज यहां पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, मतलब कि मैंने क्या किया है, मैंने मनी दिया है और इन रिटर्न मैंने टॉयज लिए। तो जब ये टू वेज चल रहा है तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और वही जो ये वाला हमारा ट्रांजेक्शन होगा कि अब वो टॉयज को मैं क्या कर रही हूँ, वो टॉयज को जाकर मैं किसी एनजीओ में दे रही हूँ, तो ये होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए है वो आती है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और जो वो एक्टिविटीज जो कि कंपलसरी नहीं है कि हम ये करें, कंपलसरी नहीं है कि मैं किसी एनजीओ में जाऊं और कोई भी एक चैरिटेबल चीज करूं या मैं कहीं पर भी जो है कोई भी काइंड ऑफ चैरिटी करूं, ये कोई कंपल्सन नहीं है, मुझे कोई बोला नहीं जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन इज कंपल्शन, राइट। ये जो कंजम्पशन है ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। जो पुअर से पुअर पर्सन भी होगा वो भी कंजम्पशन तो करता ही करता है गुड्स का, राइट। थोड़ी बहुत चीजें तो खरीदनी ही पड़ती है। तो कंजम्पशन क्या हो गया, ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कोई भी चैरिटेबल चीज की, तो वो हम करते हैं आउट ऑफ लव, ठीक है। एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी चीजों के लिए जो है हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की तो मुझे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कंजम्पशन हो गया, फिर आता है क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसे एक कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है उसको पहले बनाना भी तो पड़ेगा। मुझे ये पेन खरीदना है तो जरूरी है कि ये जो पेन है ये पहले बनाया जाए, तभी तो मैं खरीद सकती हूँ। अगर इसे बनाया ही नहीं जाएगा तो मैं खरीदूंगी कैसे, राइट। तो प्रोडक्शन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, ओके। दिस इज द प्रोसेस टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि इनका जो है कंजम्पशन हो सके। विदाउट प्रोडक्शन कंजम्पशन नहीं हो सकता और बिना कंजम्पशन के प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, ओके। मतलब कि ये जो दोनों चीजें हैं ये एक साथ में चलती हैं। अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गया है और अगर उसका कंजम्पशन ना हो तो उसका और फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, बिकॉज क्या ही मतलब प्रोडक्शन करने का जब कंजम्पशन नहीं हो सकता है तो, राइट। और सेम गोस कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम कंजम्पशन कैसे करेंगे, है ना। तो ये जो दोनों है आपके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, okay. So production refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfying human wants, ठीक है। ये क्या है, ये वो सारी एक्टिविटीज है जो कि अंडरटेक की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जिससे कि क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। अब इनकम जनरेट कैसे होती है स्टूडेंट्स, इनकम जनरेट इस वे में होती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन होता है तो पहले तो क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। वो गुड्स होते हैं सेल होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वी एज अ कंज्यूमर्स कंज्यूम दोज गुड्स, हम लोग जो है उन गुड्स को खरीदने के लिए मनी पे करते हैं, ओके। वो मनी वापस कहाँ जाएगा, वापस जाएगा उस प्रोडक्शन यूनिट में, ओके। वो जो है बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता वो वापस प्रोडक्शन यूनिट तक जाएगा, और वो जो प्रोडक्शन यूनिट है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस मनी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो इनकम है वो जनरेट की गई है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को काम कैसे मिलेगा, ठीक है, काम नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कैसे होगा, अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो वो वापस जो है उन लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम वाला फेज होता है, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, और जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोडक्शन है उससे ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ठीक।
सो आई होप सो कि प्रोडक्शन जो है ये भी क्लियर है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नेम से आप लोग जो इसे ऐसे ले जा सकते हो कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना इज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आप इस वे में उसको लेके जा सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का एक अदर मतलब भी होता है, और वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो मनी जनरेट किया है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट की, मनी जनरेट किया है, अब उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उस प्रोडक्शन यूनिट का जो भी मैनेजर होगा, जो भी ये सारी चीजें करता होगा, वो क्या करेगा? ये जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें उस मनी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होते हैं क्या हमारे? ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, लैंड पर क्या पे करना पड़ता है? रेंट पे करना पड़ता है, लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है वो देंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रॉफिट लेकर जाती है। ओके, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, सबको पे करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो किसका हो जाता है? एंटरप्रेन्योर का हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? जो जनरेटेड इनकम है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसने जितना काम किया है, जिसको जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि क्या स्टडी कर रही है कि जो इनकम जनरेटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ओके, तो आई होप सो कि ये जो तीनों थी हमारी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये तीनों ही जो प्रोसेसेस हैं आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोग इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पढ़ते हैं और हमें पता होना चाहिए, ये जो है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है। बिकॉज जैसे कि हम देखें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर तो आप बता दोगे कौन होता है, लेकिन सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं ये आप लोगों को पता होना भी जरूरी है। तो ये जो चीज है ये पढ़ना क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट, ठीक है। हम लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। ओके, तो वी आर व्हाट? कंज्यूमर्स। आप अभी कंज्यूमर्स हो बिकॉज आप मेरी दी गई सर्विसेज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। टीचिंग इज व्हाट? अ सर्विस। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो आप क्या हुए? आप हुए कंज्यूमर। आप अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। कौन सा वांट? योर वांट ऑफ गेटिंग नॉलेज, योर वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपका किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप कंज्यूम कर रहे हो मेरी दी गई सर्विसेज। सो यू आर व्हाट? यू आर अ कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जनरेशन ऑफ इनकम के लिए वो होता है प्रोड्यूसर। दैट इज फॉर एग्जाम्पल फार्मर और अ मैन्युफैक्चरर। अब प्रोड्यूसर कौन होगा स्टूडेंट्स? देखो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं। क्यों मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं? बिकॉज मैं ये जो अपना मैग्नेट ब्रेन्स है, ठीक है, उसकी ओनर नहीं हूं, इसलिए मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं। प्रोड्यूसर कौन होंगे? प्रोड्यूसर होंगे जो कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं ताकि फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। जो हमारे ओनर हैं, जो मैग्नेट ब्रेन्स के ओनर होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर क्यों होंगे? बिकॉज उन्होंने ये जो है सेटअप किया और उन्होंने जो है ये बोला है, मतलब कि उन्होंने ये चीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर वो है। मैं तो यहाँ पर काम करने वाली एक क्या हूं? एम्प्लॉय हूं। तो मैं कौन हूं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सर्विस होल्डर कौन होता है? अ सर्विस होल्डर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज, ठीक है। सर्विस होल्डर वो पर्सन है जो कि वर्क कर रहा है, ठीक है, किसके लिए? किसी और पर्सन के लिए। मैं वर्क कर रही हूं किसी और पर्सन के लिए। ओके, मैं एमबी में काम कर रही हूं,
मैं ओनर हूं? नहीं, मैं ओनर नहीं हूं, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे जो है अपनी सैलरीज पे की जाती है, ठीक है। तो मैं कौन हुई स्टूडेंट्स? मैं हुई सर्विस होल्डर। मैं किसी सर्विस होल्डर कौन होता है? एक पर्सन जो कि किसी और पर्सन के लिए वर्क कर रहा है। मैं वर्क कर रही हूँ किसी थर्ड पर्सन के लिए, राइट। मैं किसके लिए वर्क कर रही हूँ? इस एमबी की जो पूरी हम बोलेंगे जो मेन हेड है उनके लिए वर्क कर रही हूँ मैं, एंड गेट पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज, और मुझे क्या मिलती है? मेरी पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो मैं हुई क्या? सर्विस होल्डर। आप हुए कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू अदर फॉर अ पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल लॉयर, डॉक्टर, बैंकर एक्सेट्रा। अब देखो, अगर स्टूडेंट्स मैं एक कोई इंडिविजुअल टीचर होती, मतलब कि मैं इस एमबी का टीम नहीं, इस एमबी का पार्ट नहीं होकर एक कोई इंडिविजुअल टीचर होती, तो मैं क्या होती? मैं होती सर्विस प्रोवाइडर। मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो हूँ मनी अर्न कर सकूं। मैं अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती इंडिविजुअल लेवल पर भी, तो मैं आप लोगों से क्या लेती? फीस लेती, ठीक है। तो वो जो फीस में लेती, वो चीज उसको क्या बना देती कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा रही थी। अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती तो वो होती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वो क्या थी? वो थी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं। बिकॉज कंज्यूमर तो हम समझ गए, कंज्यूमर हो गए आप लोग, सर्विस होल्डर हो गई मैं। अगर मैं एमबी के हिसाब से बताऊं तो सर्विस होल्डर कौन हो गई? मैं हो गई। अब प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रोड्यूसर जो है, जैसे कि एमबी के जो हमारे ओनर हैं, ओके, वो आपको टीचर, वो एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाते नहीं है, वो पर्सनली आकर जो है कोई भी आपके लिए सर्विस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये एमबी बना दिया, यहाँ पर जो है टीचर्स को हायर कर दिया, और ये हम लोग जो है वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया है? जो ओनर है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पूरा जो हमारी सर्विसेज है उन्हें क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। अब अगर वही चीज मैं बोलूं कि जो हमारे एमबी के ओनर है, ओके, जो कि एट प्रेजेंट क्या है? प्रोड्यूसर है, अगर वो कोई टीचर होते, ठीक है, वो अगर कोई टीचर होते और वो खुद पर्सनली आप लोगों को अगर पढ़ाते, तो वो होते सर्विस प्रोवाइडर, ओके। मतलब कि जो एक पर्सन है उसी का सब कुछ है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा है और वो आप लोगों को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आता है किसमें? सर्विस प्रोवाइडर में, ओके। सो आई होप सो कि ये जो हमारे चारों टर्म्स है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए, दैट इज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर। एंड आई होप सो कि जो एग्जाम्पल मैंने यूज किया है वो आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट होगा और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसी कोई चीजें आती है ना, तो अपने आप को सिचुएशन में रखो। अपने आप को जब आप एक किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन में रखते हो, तो आप लोगों को समझने में वो चीजें इजी होती है, ठीक है, कि अच्छा अगर मैं हूं तो मैं क्या हूं, फिर वो पर्सन क्या है, वो पर्सन क्या है। तो इस वे में जो है क्लियर होने में और समझने में क्या होता है? इजी रहता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चारों ही हमारे जो टर्म्स है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर आती है कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई स्टूडेंट्स? ऐसी एक्टिविटीज जो कि अंडरटेक की गई है फॉर दी सैटिस्फैक्शन, ठीक है, जो कि आउट ऑफ फॉर दी सेक ऑफ सैटिस्फैक्शन, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए जो हम अंडरटेक करते हैं, वो आती है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ओके। क्या होती है एक बार इसे पढ़ लेते हैं, बाकी तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आने वाली। वो सारी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी वो नॉन इकोनॉमिक नहीं होती है, वो क्या होती है? वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसमें कि हम लोग कोई अपनी इनकम अर्न करने के लिए, अपने किसी जो हम बोलेंगे किसी वांट को मॉनेटरी टर्म्स में सैटिस्फाई करने के लिए हम किसी को अंडरटेक नहीं करते, वो अंडरटेक करते हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि जो भी चीजें आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए अंडरटेक करते हो, जिसमें एक वन वे ट्रांजैक्शन होता है, ये याद रख लो, जिसमें वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो यूजुअली आपकी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ना तो आप जनरेशन ऑफ इनकम में कहीं पर भी काम कर रहे हो, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कर रहे हो, और ना ही आप जो कंजम्पशन कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही बन जाती है, ठीक है। सो एक्टिविटीज which are not concerned with creation of money or wealth are known as non-economic activities. In non-economic
economic activities there is no expectation of any kind of monetary reward और बेनिफिट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की या किसी भी काइंड ऑफ बेनिफिट की, कोई भी जो है एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। आपकी मम्मी आप लोगों के लिए खाना बना रही है तो उनकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप जो उन्हें पेमेंट करोगे, ओके। अगर वही चीज वो एज अ बिजनेस करती, अगर उनका कोई अपना खुद का एक कोई टिफिन सेंटर होता या कोई भी चीज होती तो वो किस लिए करती फिर काम, क्योंकि उन्हें मनी अर्न करना है। लेकिन अगर वो आप लोगों के लिए बना रही है तो उन्हें कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप उन्हें क्या दोगे, मनी दोगे इन रिटर्न। और ऑब्वियस सी चीज है कि वो आप लोगों से लेगी भी नहीं, बिकॉज शी इज डूइंग आउट ऑफ हर लव, ठीक है। वो क्या अपना जो एक वांट सैटिस्फाई, वो जो मदरली नेचर होता है उसके लिए वो ये सारी चीजें अंडरटेक कर रही है, ओके। सो दे आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंटल रीजंस एंड आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियटिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये किससे इंस्पायर्ड होती है? ये इंस्पायर्ड होती है कुछ सेंटिमेंटल रीजन से, कुछ सिंपैथी, लव, पेट्रियटिज्म, इसके लिए जो हम अंडरटेक करते हैं वो सारी आती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। चैरिटी करना, किसी को जो है किसी की हेल्प करना, ओके, किस पर्टिकुलर मोटिव से, कुछ रिटर्न में नहीं लेना है, ठीक है। जब आप रिटर्न में कोई भी चीज ले लोगे, आपने किसी की हेल्प की और आपने रिटर्न में लिया तो वो मतलब सही नहीं है। मतलब कि अगर उसी टाइम पर आप ले रहे हो तो जैसे कि मैंने किसी को मनी दिया तो उसने इन रिटर्न मुझे कोई ना कोई आइटम दिया है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो नॉन इकोनॉमिक नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप सो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मतलब था यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन योर स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो कि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, आई होप सो कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक जो छोटी सी चीज आप लोगों को और सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को गूगल पे टाइप करना है www.magnetbrains.com, तो ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करने पर आपके सामने कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस के ऑप्शन है, क्लास 12th से लेकर फर्स्ट क्लास, किंडरगार्टन, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड एक्स्ट्रा लर्निंग, सारे जो है आप लोगों के पास में यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोगों को जिस भी क्लास का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करें, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे कि हमें जो है क्लास 11th का देखना है, क्लास 11th इकोनॉमिक्स, तो हमने क्लास 11th पर जो है क्लिक किया तो क्लास 11th की जितनी भी वीडियोस है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, ओके, जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी वो आपको क्या होंगी, विजिबल होंगी। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको नीचे और भी प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आएगी आपकी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन आएगा यहाँ पर नीचे वॉच नाउ का, उस पर क्लिक करना, तो उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन हो जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अंदर आप लोगों के जो सारे चैप्टर्स है वो अच्छे से अरेंज्ड है सिस्टमैटिक वे में, और उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर जैसे कि मान लो हमें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो विजिबल हो जाएंगे। वहां पर आपको ओवरव्यू दिखेगा एंड वॉच नाउ दिखेगा, उस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इफ आपको नेक्स्ट नहीं देखना और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर देना, वापस जो आपका होम पेज है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड एक और जो छोटा सा काम करना है आप लोगों को वो ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे आपको सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एंड ऑल्सो डू लाइक दी वीडियोस। थैंक यू।